शिव क्लास में आपका स्वागत है। यह अर्थशास्त्र की दूसरी वीडियो है। इसमें हम लोग राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं, उनको हम समझ लेते हैं। उसके बाद समग्र रूप से जीडीपी, जीएनपी ये सब पर चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला इसमें क्या आता है, आय का चक्रीय प्रवाह। तो आय का चक्रीय प्रवाह कैसे है? एक तरफ लोग हैं जो काम करने वाले हैं और दूसरी तरफ क्या है, फैक्ट्री है जहाँ पर वस्तुएं बनती है। तो लोग फैक्ट्री को क्या देते हैं, उत्पादन के कारक देते हैं। क्या देते हैं? उत्पादन के कारक। उत्पादन के कारक में क्या है? भूमि है, श्रम है, पूंजी है और उद्यमिता है। ये चारों उत्पादन के कारक हैं। ये सब क्या ये कौन दे रहा है? जो लोग हैं, जो हाउस होल्ड हैं, वो किसको दे रहे हैं? फैक्ट्री को दे रहे हैं। बदले में फैक्ट्री क्या करती है? तो कारक भुगतान करती है। उत्पादन के कारक के बदले में क्या? कारक भुगतान। जैसे भूमि के बदले क्या दिया जा रहा है? किराया। श्रम के बदले क्या दिया जा रहा है? वेतन। पूंजी के बदले क्या दिया जा रहा है? ब्याज। और उद्यमिता के बदले क्या दिया जा रहा है? लाभ। ये सब है, प्रॉपर है। तो उत्पादन के कारक लोगों ने फैक्ट्री को दी और बदले में फैक्ट्री ने कारक भुगतान लोगों को दिया। तो बैलेंस बन गया। आय का चक्रीय प्रवाह इससे हुआ। दूसरा देखते हैं, उपभोक्ता खर्च। लोग फैक्ट्री को निवेश कर रहे हैं। जैसे अब एक आदमी ने कपड़ा खरीदा, ठीक है, तो उसका पैसा कहाँ गया? फैक्ट्री के पास। अब बदले में फैक्ट्री ने क्या दिया उसे? तो वस्तु दी, शर्ट दिया, तो वस्तु ही है। इसी प्रकार वस्तु और सेवाएं, आप जो खर्च करते हो उसके बदले में क्या पाते हो? वस्तुएं और सेवाएं। तो उसी प्रकार तो ये टोटल मिला के क्या हो गया? ये आय का चक्रीय प्रवाह हुआ। लोगों से फैक्ट्री में गया और फैक्ट्री से फिर लोगों के पास आया। इसी को क्या कह रहे हैं? आय का चक्रीय प्रवाह है। अब हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है जो ये इकोनॉमी हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें बीच बीच में ये सब शब्द आएंगे। तो इन सब सारे शब्दों के साथ हमें फैमिलियर होना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले ये सब कुछ जो छोटे मोटे शब्द हैं उसको हम लोग अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो आइए, सबसे पहला क्या है? अंतिम माल या उपभोक्ता वस्तुएं। वह वस्तुएं जिन्हें आगे प्रसंस्करण की आवश्यकता नहीं होती, इनका उत्पादन अंतिम उपभोक्ता द्वारा सीधे उपभोग के उद्देश्य से किया जाता है। यानी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उसमें कुछ एडिशन नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है क्या है? उपभोग के लिए। अब फैक्ट्री से चीनी बन के आया, हम लोग उपभोग कर लिए। तो यहाँ चीनी क्या है? अंतिम माल या उपभोक्ता वस्तुएं हैं। उसको आगे परिष्कृत करके हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम उपभोग कर रहे हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? उपभोक्ता वस्तुएं या उपभोक्ता अंतिम माल या उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। इनका इस्तेमाल आमतौर पर व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? व्यक्तिगत जरूरत को। जैसे घरेलू सामान, जो भी राशन का सामान होता है और भी सारी चीज़ें होती है, वो खाद्य पेय पदार्थ, ये सब कपड़े, ये सब क्या है? उपभोक्ता वस्तुएं हैं या अंतिम माल है। ठीक है। दूसरी तरफ क्या है? पूंजीगत माल। दूसरा क्या है? पूंजीगत माल। वे मूर्त संपत्तियां जिनके इस्तेमाल किसी कारोबार में उत्पादन करने के लिए किया जाता है। अब जैसे मशीन है, तो मशीन पूंजीगत माल है। उपकरण है, पूंजीगत माल है। भवन है, पूंजीगत माल है। कंप्यूटर लगा हुआ है फैक्ट्री में या कहीं भी, तो क्या है? पूंजीगत माल है। ठीक है। तो अंतिम माल दो तरह के हो सकते हैं, उपभोक्ता वस्तुओं के रूप में और पूंजीगत माल के रूप में। ठीक है। अब आगे देखते हैं। एक आता है मध्यवर्ती माल। पिछला क्या था? उपभोक्ता वस्तुएं और पूंजीगत माल।
अगला क्या है, मध्यवर्ती वस्तुएं। वे वस्तुएं जिनका उपभोग व्यवसायों द्वारा वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में किया जाता है, जैसे स्टील कार बनाने के लिए, आटा ब्रेड बनाने के लिए। इसे समझिए, जैसे स्टील यहाँ पर कह रहा है या आटा है, ये क्या है, इंटरमीडिएट माल है। इसको फैक्ट्री ले जाया जाएगा, स्टील को वहाँ पर कार के रूप में इस्तेमाल होगा, और भी कई चीज़ें, कई तरह की मशीनरी होती है, उसे बनाने में स्टील का उपयोग होता है। तो स्टील क्या हो गया, मध्यवर्ती माल हो गया, इंटरमीडिएट। ठीक है, आटा हो गया, आटा लेके गया और उससे क्या बनाया, ब्रेड बनाया, तो आटा क्या हो गया, इंटरमीडिएट माल। पीछे हम लोग देख रहे थे उपभोक्ता वस्तुएं या पूंजीगत माल क्या था, वो डायरेक्ट यूज हो रहा था, उससे कुछ बनाया नहीं जा रहा था, वो डायरेक्ट वस्तुएं यूज हो रही थी। यहाँ पर क्या है कि वस्तुएं से कुछ बनाया जाता है, स्टील को डायरेक्ट कंज्यूम ना करके उसको कार के रूप में, मशीन के रूप में, ये सब के रूप में यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ब्रेड में जो आटा लगता है वो क्या है, मध्यवर्ती माल है, उससे ब्रेड बनाया जा रहा है, डायरेक्ट उसको कंज्यूम नहीं किया जा रहा है। ये सब और भी बहुत सारी इसके उदाहरण मिल सकते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अब जीडीपी की गणना कैसे होती है। जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, इसको हिंदी में सघऊ भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ तरीके हैं मापने के। वो तरीके क्या हैं, एक तो मूल्य वर्धित या उत्पाद वर्धित विधि है, वैल्यू या प्रोडक्शन एडेड मेथड। जैसे कपास पैदा हुआ खेत में, उससे क्या बना, धागा बना, धागे से क्या बना, कपड़ा बना, और कपड़े से क्या बना, शर्ट बना। ये 4 चरण हैं। पहला में कपास हुआ, दूसरे में धागा, तीसरे में कपड़ा और चौथे में शर्ट। एक चरण है। तो सबसे पहले कपास जब था तो इसको उत्पादन करने में कितना खर्चा आया, 100 रुपया। फिर जब कपास से धागा बना तो इसमें क्या हुआ, इसको 200 रुपये इसमें खर्च आया। फिर धागा से कपड़ा बना तो कितना आया, 400 रुपये। और फाइनली शर्ट कितने का बना, 800 रुपये का। तो अब इसको कैसे हम चेक करते हैं, मूल्य वर्धित या वैल्यू एडेड क्या होता है। तो ये वैल्यू है जो मार्केट में इसका मूल्य है, उसमें से क्या घटा देंगे, इसका जो कॉस्ट है, बनाने का लागत और प्रॉफिट का लागत, ये दोनों को माइनस कर देंगे तो वह मूल्य वर्धित या वैल्यू एडेड आ जाएगा, वैल्यू माइनस कॉस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है, मध्यवर्ती उपयोग में कपास 100 रुपये का था तो मूल्य वर्धित 100 रुपये का हुआ। यहाँ 200 रुपये का आया धागा, तो इसमें बढ़ा तो 100 रुपये है, 100 रुपया तो ऑलरेडी हम लोग ऐड कर चुके हैं, तो इसमें क्या ऐड होगा, सिर्फ 100 रुपया ऐड होगा। अगला खर्चा जो है वो क्या है, 200 रुपया एक्स्ट्रा इसमें खर्च हुआ है, कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या आ गया, 200 रुपया। इसमें कॉस्ट कितना पड़ा है, 400 रुपया, तो इसका क्या आ गया, कॉस्ट 400। ये है मार्केट प्राइस पर, ये है कॉस्ट प्राइस पर। तो मार्केट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यानी वैल्यू माइनस कॉस्ट क्या हो गया, निकल गया मूल्य वर्धित या वैल्यू एडेड। ठीक है, तो इसमें टोटल कितना खर्च आ गया, 800 रुपया। ठीक है, ये इस तरीके से 800 कहाँ ऐड होगा, सकल घरेलू उत्पाद में, सकल घरेलू उत्पाद में 800 रुपया ऐड हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जीडीपी निकाला जाता है मूल्यवर्धित विधि के द्वारा। अंतिम शर्ट का मूल्य कितना आ गया, 800। ठीक है, अब अगला देखते हैं। दूसरा है व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। पिछला क्या था, वैल्यू एडेड या मूल्य या उत्पाद वर्धित विधि। ये क्या है, व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। इस विधि के अनुसार देश के भीतर होने वाले कुल खर्च को जोड़कर सकल घरेलू उत्पाद में निकाला जाता है, यानी जितना खर्च हुआ उसको ऐड करके निकाला जाता है, जिसमें क्या है, निजी उपभोग हुआ जो आम लोगों द्वारा किया गया, फिर सरकारी खर्च जो हुआ उसको ऐड किए,
इन्वेस्टमेंट कितना आया, निवेश कितना आया, उसको ऐड किए। फिर शुद्ध निर्यात, शुद्ध निर्यात मतलब क्या हुआ, ये यक्स किसको डिनोट कर रहा है, निर्यात को, यम किसको डिनोट कर रहा है, आयात को। तो निर्यात माइनस आयात, उसको क्या कहते हैं, शुद्ध निर्यात। तो इन सब को ऐड कर देने से क्या है, जीडीपी निकल जाता है। लेकिन ये मेथड कौन सा है, व्यय विधि है, एक्सपेंडिचर मेथड है। तीसरा मेथड के बारे में हम लोग देखते हैं, आय विधि, इनकम मेथड। इसमें क्या है, यह विधि उत्पादन के कारकों द्वारा अर्जित कुल आय को जोड़ती है। क्या है, उत्पादन के कारकों द्वारा अर्जित कुल आय को जोड़ती है। उत्पादन के कारक कौन कौन से थे, पहले हम बता चुके हैं। उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमता। ठीक है, तो ये क्या है, विधि उत्पादन के कारकों द्वारा अर्जित कुल आय को जोड़ती है। जैसे क्या क्या है, कर्मचारियों का मुआवजा यानी वेतन, सामाजिक सुरक्षा में योगदान जो होता है, पेंशन जो होता है उसको, परिचालन अधिशेष, किराया को, ब्याज को और लाभ को। साथ ही साथ मिश्रित आय, स्वनियोजित व्यक्तियों की आय, यानी कुल जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो खुद से बिजनेस करते हैं, उन सब का आय। ये सब को ऐड कर देंगे तो क्या निकलेगा, जीडीपी निकलेगा। तो ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे जो इस वीडियो में हम लोग कवर किए हैं। अगला जो है राष्ट्रीय आय की गणना, जीडीपी, जीएनपी, ये सब क्या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है।